Hello everyone, a very warm welcome to in this unique series. I am Tulsi Misra. So let's start lecture. जैसा कि हमने जितनी भी सारी अभी तक लेक्चर्स देखे हैं तो उन सभी को बहुत अच्छे से हम समझे और इसके पहले वाले लेक्चर में हम सुपर पोजिशन थ्योरम पे बात किए थे। तो सुपर पोजिशन थ्योरम को भी हमने अच्छे से समझा कि उनकी स्टेटमेंट क्या है, कंडीशंस क्या हैं और कैसे उनके प्रोसीजर हैं जो अप्लाई करेंगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद हम सारी चीज़ों को सीखने के बाद न्यूमेरिकल को सीखे, उसे भी हम कैसे कैसे अप्लाई किए प्रोसीजर के हेल्प से, उनको हमने डिटेल में समझा। सब कुछ अच्छे से समझ के हम बहुत अच्छे से अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। तो वैसे ही सेम प्रोसीजर हम इसमें भी करेंगे। ये आज का हमारा जो ये टॉपिक है न्यू, इसमें हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे बात करेंगे। और ये जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमारा है, इस पे भी हम सेम वैसे ही सुपरपोजिशन की थ्योरम की तरह बात करेंगे। जैसे उसमें स्टेटमेंट, कंडीशन, प्रोसीजर को सभी को हमने देखा, तो सेम इसमें भी हम सेम चीज ही करेंगे और इसके बारे में भी हम स्टडी करके समझेंगे। तो इसमें भी हम रेसिप्रोसिटी की थ्योरम, स्टेटमेंट और कंडीशन इनकी क्या है, तो इन सभी के बारे में भी समझेंगे। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसमें हम क्या क्या चीज आज के इस लेक्चर में हमें स्टडी करनी है। तो इसमें जो कंटेंट हमारा है रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स के, तो इसमें हमारी जो कंटेंट है, तो सबसे पहले हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में उनके जानेंगे और स्टेटमेंट देखेंगे कि क्या रेसिप्रोसिटी थ्योरम होते हैं। फिर उसके बाद इसमें हमारा सेकंड टॉपिक जो रहेगा कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे, तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीजर को जानेंगे जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे हम अप्लाई करेंगे। उनके न्यूमेरिकल पोर्शन में जो थोड़ा बहुत हमारी हेल्प होंगे, तो उनके बारे में हम समझेंगे इसमें। फिर उसके बाद प्रोसीजर जब जान जाएंगे तो लिमिटेशन, एप्लीकेशंस जानेंगे। फिर उसके बाद प्रूफिंग करेंगे। इसमें हम प्रूफ करेंगे कि जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है इसमें हमें कंपेयर करके मतलब सॉल्व करना रहता है। तो जो भी हमारे इसमें रहेंगे तो इनकी कंडीशंस के बारे में हम समझेंगे कि क्या क्या मस्ट रहना चाहिए, तभी हमारे रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे अप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज ये नहीं रहेगा। तो उनके बारे में भी हम जानेंगे और इसके प्रूफ हम देखेंगे कि कैसे हम प्रूफिंग करेंगे। फिर जब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाता, इसलिए हमने प्रूफ तक ही इसमें स्टडी की करेंगे। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होता है, तो इनके स्टेटमेंट हम देखेंगे। इन एनी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क हैविंग अ सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स, the current flowing in one branch due to a voltage source in other branch is equal to the current that flows in the second branch when the same voltage source is placed in the first branch। तो इसमें इसके स्टेटमेंट में क्लियर ये बता रहा है कि जब हम कोई भी एक मतलब सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स लेंगे और ये जो हमारा है नेटवर्क जो रहेगा लीनियर बायलैटरल नेटवर्क रहना चाहिए, ये हमारा मस्ट है। और उसके बाद एक सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स होनी चाहिए और जो अदर ब्रांच रहेगा, ये जो सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा उसी की वजह से अदर ब्रांच में हमारा करंट फ्लो होगा। ठीक है, अदर ब्रांच में हमारा करंट फ्लो होगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस करेंगे हम जब एक सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स जब वन ब्रांच में लेंगे और अदर ब्रांच में हमारा ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जो भी सोर्स रहेगा उनके वजह से हमारा सेकंड ब्रांच में करंट फ्लो होगा। तो सेम प्रोसेस हम फिर करेंगे। जो हमारी जो फर्स्ट ब्रांच में जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे अदर ब्रांच में। और फिर अदर ब्रांच में जब ब्रांच 2 में हमारा वोल्टेज सोर्स उसको हम वहाँ पे हम प्लेस्ड कर देंगे और फिर सेकेंड ब्रांच के वजह से हमारा फर्स्ट ब्रांच में करंट फ्लो होगा। तो ये हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो जाएगा। तो इनके हम स्टेप्स फिर से प्रोसीजर में देखेंगे और फिर उसमें हम सर्किट के हेल्प से जानेंगे कि कैसे कैसे उसमें हम समझेंगे और उसको भी हम इन डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में हम जान गए कि इसमें क्या काम करना है कि हमारा एक इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा सर्किट में और वो जो इंडिपेंडेंट सोर्स को की वजह से अदर ब्रांच में हमारा करंट फ्लो होगा। फिर उसको हम रिप्लेस कर देंगे। फिर जो इंडिपेंडेंट सोर्स हमारा फर्स्ट ब्रांच में रहेगा उसको हम सेकेंड ब्रांच में शिफ्ट कर देंगे
और सेकेंड ब्रांच में जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स जब वहाँ पे हमारा रहेगा तो उसकी वजह से जो फर्स्ट ब्रांच हमारा रहेगा तो उसमें हमारा करंट फ्लो होगा सेकेंड ब्रांच के हेल्प से, ठीक है। तो इसे हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहते हैं। तो इनकी कंडीशंस को हम देखेंगे, कंडीशंस फॉर रेसिप्रोसिटी थ्योरम नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा। तो इसमें कंडीशंस जो हमारा है, फर्स्ट इसमें क्या है रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए कि जो हमारी नेटवर्क रहेगा द नेटवर्क मस्ट बी लीनियर, जो हमारा नेटवर्क रहेगा वो मस्ट रहना चाहिए कि लीनियर ही होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉन लीनियर रहेगा तो हमारा ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए अप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए इसकी कंडीशंस जो है उनको हमें फॉलो करना रहेगा। तो इसकी जो कंडीशन है कि फर्स्ट हमारा नेटवर्क जो रहेगा लीनियर होना चाहिए, और सेकंड इसकी पॉइंट है ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी बाइलेटरल। और इसकी सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जितनी भी हमारी मतलब सर्किट में एलिमेंट्स होंगे वो बाइलेटरल होने चाहिए। बाइलेटरल मीन्स मतलब सेम बिहेवियर इन द बोथ डायरेक्शन, मतलब जितनी भी डायरेक्शन रहेगा सभी में, दोनों डायरेक्शन में रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर ये तीनों ही होने चाहिए। मतलब ये जो है हमारे बाइलेटरल है, इसलिए एलिमेंट हमारे नेटवर्क में बाइलेटरल ही होने चाहिए सर्किट में हमारे, ठीक है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स इज अलाउड, मतलब इसमें जो हम सर्किट लेंगे, जो हमारा सर्किट रहेगा उसमें केवल और केवल वन इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 2, 3 ये सब हमारे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर वो 2, 3 रहेगा तो ये हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम इसके स्टेटमेंट में ही आपको बताए हैं कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम में केवल और केवल अलाउड है ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या वो करंट सोर्स हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट सोर्स होने चाहिए, ठीक है। इसकी नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है अप्लीकेबल फॉर बोथ एसी विथ साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एंड डीसी सर्किट, मतलब ये जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है ये अप्लीकेबल है दोनों के लिए, बोथ एसी और डीसी सर्किट दोनों के लिए। जो एसी हमारा साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट के साथ में रहेगा और डीसी हमारा सर्किट रहेगा, तो ये दोनों के ऊपर, एसी और डीसी सर्किट के ऊपर हम ये अप्लीकेबल है, मतलब ये अप्लाई हम कर सकते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। इसमें कंडीशंस तो हम इसमें जान गए, अब इसके प्रोसेस वगैरह को देखेंगे और उनके सर्किट के हेल्प से, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए, ठीक है। तो इनके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो इनके जो स्टेप बाय स्टेप रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए जो अप्लाई होगा, तो इसमें हम ये जो सर्किट है सर्किट के हेल्प से हम इसमें समझेंगे। तो फर्स्ट इसका स्टेप क्या होगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम का कि आइडेंटिफाई टू ब्रांचेस, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, आइडेंटिफाई करना रहेगा कोई भी नेटवर्क का कि उसमें 2 ब्रांच होना चाहिए। 2 ब्रांचेस के लिए हम इसको हम देखेंगे, एक ये ब्रांच हो गया, एक ये ब्रांच, और इसमें हमको सेकंड क्या करना है, सेलेक्ट 2 पॉइंट्स या 2 ब्रांचेस वेयर यू वांट टू टेस्ट द थ्योरम, मतलब सबसे पहले हमको 2 पॉइंट या 2 ब्रांचेस को हमें सेलेक्ट करना रहेगा जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ये जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को हम टेस्ट करेंगे जहाँ पे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2, जैसे एक ये ब्रांच हो गया, इसमें ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 इसको हम एक मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम 1 कर लेते हैं और यहाँ पे 2 कर लेते हैं, मतलब एक 1 ब्रांच हो गया, एक 2 ब्रांच हो गया, ठीक है। 2 ब्रांचेस हमने मान लिए अपने से, एक इमेज मतलब एक अपने से एक पुट कर दी वैल्यू कि ये चीज को हमने माना कि ये ब्रांच 1 है और ये ब्रांच हमारा 2 है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे स्टेप क्या आता है, अप्लाई वोल्टेज सोर्स टू ब्रांच 1। तो इसमें हम सबसे पहले ब्रांच 1 में अप्लाई करेंगे वोल्टेज सोर्स जो यहाँ पे है हमारा, इसमें हम अप्लाई करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई करके इस पे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट अ वोल्टेज सोर्स दैट इज 10 वोल्टेज इन ब्रांच 1। तो जैसे हम एक मतलब एक इमेज कर लेते हैं, गेस कर लेते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स हमारा Vs है इसकी वैल्यू हमारा 10 वोल्ट है। तो इसको हम एक इमेज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमारा 10 वोल्ट है ब्रांच 1 में, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मेजर द करेंट इन ब्रांच 2, कॉल दिस करेंट I1। तो ये जो हमारा ये जो सेकंड वाला ब्रांच है, मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स हमारा ये फर्स्ट वाले ब्रांच का है,
इसी के हेल्प से हम I2 यहाँ से करंट को I1 यहाँ से करंट फाइंड करेंगे। मतलब ये वोल्टेज सोर्स की वजह से हम यहाँ पे करंट सोर्स जो है इसको हम गेस कर रहे हैं I1 ये हमारा करंट फ्लो रहेगा, तो इसमें से हम I1 को फाइंड करेंगे। ठीक है, इस वोल्टेज सोर्स में हमें I1 फाइंड करना रहेगा इस वोल्टेज सोर्स की वजह से। ठीक है, तो जो फाइंड कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, तो फिर हमारा ये स्टेप फर्स्ट मतलब ये जो प्रोसेस है वन ब्रांच के लिए वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस इसमें अदर ब्रांच के लिए करेंगे। तो ये जो वोल्टेज सोर्स रहेगा इसको हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो फिर इसको सेम प्रोसेस करके हम सॉल्व करेंगे, तब फिर से देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ वैल्यू हमें फाइंड होगा। ठीक है, तो इसमें हम यही चीज़ किए हैं। तो ब्रांच 1 में हमने वोल्टेज सोर्स को इसमें हम लेके सॉल्व किए, मेजर किए, रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई किए और इसकी वजह से हमें सेकंड ब्रांच में I1 हमें करंट को फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इनके आगे के प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे स्टेप 3 जो है स्वैप सोर्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम क्या किए कि जो अभी इसके पहले हम आपको बताएं कि हमें फर्स्ट ब्रांच में जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वजह से सेकंड ब्रांच के जो करंट है उसको हम फाइंड किए I1। ठीक है, तो अब इसमें थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे फर्स्ट ब्रांच में वोल्टेज सोर्स था उसको हम स्वैप कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे अदर ब्रांच में। ठीक है, अदर ब्रांच में हमारा जब वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसकी वजह से हम फर्स्ट वाले ब्रांच का करंट को फाइंड करेंगे जो I2 हमारा रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स यहाँ पे हम यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट कर दिए और इसके वजह से हमारा इसमें I2 करंट फ्लो होगा। तो ये जो I2 करंट हमारे इसमें फ्लो हो रहा है तो इसमें अब हमें फाइंड करना रहेगा I2 को। ठीक है, तो इसमें यही है थर्ड स्टेप में कि नाउ रिमूव द सोर्स फ्रॉम ब्रांच 1। जो सोर्स है ब्रांच 1 से हमने रिमूव कर दिए, मतलब हटा दिए। प्लेस द सेम वोल्टेज सोर्स इन ब्रांच 2 और प्लेस्ड कर दी, यहाँ पे रख दी वोल्टेज सोर्स को ब्रांच 2 में। ठीक है, मेजर द करंट इन ब्रांच 1 और जो ब्रांच 1 में जो करंट है I2, कॉल दिस करंट I2। तो I2 को हम इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब हम ये इतनी स्टेप्स को हम जब कर लेंगे फिर उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, स्टेप 4 में कंपेयर द रिजल्ट। जब हमें ये I1 फाइंड हो जाएगा ब्रांच 1 में, जैसे हमने ब्रांच 1 में हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई किया। सबसे पहले इसमें हम देख लिए कि सर्किट एक हमारा लीनियर है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक इंडिपेंडेंट सोर्स होने चाहिए, तो ये हमारे वोल्टेज सोर्स इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम 2 पॉइंट्स को एक गेस किए, अपने से मान लिए कि एक ये जो ब्रांच की जो पॉइंट उसको हमने 1 कंसीडर किया और सेकंड वाली जो ब्रांच है उससे हमने 2 कंसीडर कर दिए। ठीक है, तो दोनों को हम नेम एक मेंशन कर दिए 1 और 2 के नेम से। तो जो ब्रांच 1 में जो हमारी वोल्टेज सोर्स था उसको उसके हेल्प से जो ब्रांच 2 में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो ब्रांच सोर्स के जो फर्स्ट ब्रांच में जो वोल्टेज सोर्स है उसी के हेल्प से हम ब्रांच 2 में जो करंट फ्लो हो रहा है I1 उसको हम इमेज करते हैं। तो I1 को हम एक नेम मेंशन करते हैं क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 उससे हम फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम सेम प्रोसेस करेंगे, वोल्टेज सोर्स जो है उनको हम सेकंड वाले ब्रांच में शिफ्ट कर देंगे। जब सेकंड वाले ब्रांच में हम वोल्टेज सोर्स को शिफ्ट कर देंगे उसकी वजह से जो फर्स्ट वाला ब्रांच रहेगा उसमें हमारा करंट फ्लो होगा, जिसको हम नेम मेंशन कर देंगे I2 के नेम से। तो फिर उसमें हम I2 को फाइंड करेंगे ओम्स लॉ के हेल्प से। ठीक है, तो I2 को हम फाइंड करेंगे। फिर जब हमें I1 एंड I2 दोनों की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे से कि इनके जो वैल्यूज हमें फाइंड हुए I1 के एंड I2 के, ये दोनों वैल्यू जो हमें कंपेयर करने पे दोनों की वैल्यू अगर सेम आता है तो ये हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमारा प्रूफ होगा। मतलब रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमारा मतलब ये अप्लीकेबल, हमारा ये जो हम किए अप्लाई, ये हमारा जब इक्वल आएगा तो समझ लीजिए कि हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम की जो थ्योरम है वो सक्सेस हुआ, मतलब हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो यही इसमें हमें सेम प्रोसेस करना रहेगा हर बार न्यूमेरिकल्स में। तो इनको हम ये प्रोसेस के हेल्प से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे
उसमें जानेंगे कि कैसे कैसे हम वैल्यूज को फाइंड करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रोसेस है ये एसी सर्किट के लिए भी एप्लीकेबल है और डीसी सर्किट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसमें जो फोर्थ पॉइंट इसमें यही दिया है कि कंपेयर द रिजल्ट। जब 3 तक हमने देखा कि I1 एंड I2 को हम फाइंड कर लेंगे वैल्यूज को, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे फोर्थ स्टेप में कि I1 I2 को कंपेयर करेंगे इफ द सर्किट सेटिस्फाई द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अगर I1 I2 के इक्वल आता है वैल्यू तो हमारा ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसका जो दैट मीन्स द रिस्पॉन्स रिमेन द सेम व्हेन यू स्वैप सोर्स एंड रिस्पॉन्स लोकेशंस। तो इसमें जो हम स्वैप किए अदर ब्रांच पे और इसके वजह से जो दोनों की जो वैल्यूज है वो हमें सेम फाइंड हो रहा है। जो इसी को ही हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहते हैं। जो रेसिप्रोसिटी होता है कि उसे हम स्वैप कर दे अदर ब्रांच पे, तो इसी को हम रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं। तो ये जो रेसिप्रोसिटी है इसी को हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहते हैं। जो हम ब्रांच से अदर ब्रांच पे हम वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो दोनों को स्वैप करके हम देखेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर है ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम का। तो इनके बाद हम इसे अब प्रूफ करके देखेंगे कि इसमें प्रूफिंग क्या क्या चीज है हमारा, ठीक है। तो इसमें हम प्रूफ करेंगे भी और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पे हम सॉल्व करेंगे। और ये एसी और डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो एसी के लिए क्या हम पहचानेंगे कि जैसे इसमें इस सर्किट में हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हैं, तो रेजिस्टेंस है तो ये समझ लीजिए डीसी सर्किट को हम लेके इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये जो रेजिस्टेंस है तो ये हम देखते ही सर्किट को पहचान सकते हैं कि हमारी डीसी सर्किट है। वही यहाँ पे कैपेसिटर या इंडक्टर अगर रहेगा एल और सी तो वो हमारा हो जाएगा एसी सर्किट के लिए। तो हम दोनों सर्किट के लिए हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन और फिर उसके बाद अच्छे से जानेंगे। एसी और डीसी दोनों को तो हम जानेंगे, ठीक है। उसके पहले आप तो ये सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सेम प्रोसेस रहेगा एसी के लिए भी और डीसी के लिए भी कि कैसे कैसे आप इसकी प्रोसीजर को सॉल्व करेंगे। मतलब कहने का सेंस ये है कि जैसे हम इसमें एसी सर्किट के लिए जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे रेजिस्टेंस को लेके, वैसे ही सेम प्रोसेस रहेगा बट वहाँ पे RLC रहेगा या RC रहेगा या LC रहेगा, मतलब कुछ भी इसमें रह सकता है। तो वो एसी सर्किट के लिए हो जाएगा लेकिन उसमें यही सेम चीज फाइंड करेंगे। और सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें केवल इंडिपेंडेंट सोर्स वन ही रहना चाहिए, वो ये मस्ट है, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या वो करंट सोर्स हो, ठीक है। तो ये चीज है इसमें प्रोसेस में। और जो इसकी कंडीशन ये दोनों को हमने बखूबी अच्छे से जान लिया, ठीक है। तो इसे जब हम जान लिए तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे आगे और देखते हैं कि क्या क्या जिनके लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस जानेंगे फिर उसके बाद प्रूफ देखेंगे कि जो हम ये इसे वोल्टेज सोर्स को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करके जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या इनकी वैल्यू हमारी करेक्ट फाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हम प्रूफिंग देखेंगे। प्रूफिंग देखने के बाद फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करेंगे कि ये प्रोसेस के हेल्प से। तो उसे भी हम अच्छे से समझेंगे लेकिन अभी हम पहले लिमिटेशंस को देखते हैं कि इनकी कौन क्या क्या चीज लिमिटेशंस है। तो इसमें जो लिमिटेशंस है तो इसमें नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर कंपोनेंट्स। जैसे इसमें नॉन लीनियर कंपोनेंट्स इसमें अप्लीकेबल नहीं रहेगा क्योंकि हम आपको बताएं कि इसमें केवल और केवल वैलिड रहेगा ओनली लीनियर कंपोनेंट या एलिमेंट्स, क्योंकि उसमें ही ये अप्लीकेबल होना चाहिए और जितने भी एलिमेंट हमारे बाइलेटरल होने चाहिए, ठीक है। तो नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर कंपोनेंट, जैसे कि नॉन लीनियर कंपोनेंट हमारा डायोड रजिस्टर ये सब है, तो ये नॉन लीनियर है। तो ये सब का हम हेल्प से हम सर्किट में अगर प्रेजेंट रहेगा तो हम ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओनली तभी करेंगे जब इसमें लीनियर हो और रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, मतलब RLC ये तीनों में से कुछ भी हो तभी हम ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इसे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें कैन नॉट बी यूज्ड इफ देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स। अगर इसमें वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स अगर सर्किट में मल्टीपल रहेगा तो भी हम इसे एप्लीकेबल ये हमारा नहीं रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा।
इसमें हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें अप्लीकेबल ये नहीं रहेगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम। केवल और केवल सर्किट में हमें वन इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या फिर वो करेंट सोर्स हो, ठीक है। तो इसमें हमारा ये है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें नॉट अप्लीकेबल फॉर यूनिलैटरल डिवाइस, मतलब इसमें अप्लीकेबल ये भी नहीं रहेगा अगर हमारी जो भी सर्किट में बाईलैटरल रहेगा तब तो वो अप्लीकेबल है। अगर उसमें यूनिलैटरल रहेगा जैसे डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर या कुछ भी उसमें आएगा यूनिलैटरल या फिर नॉन लीनियर कुछ भी रहेगा, तब तो ये हमारा एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो इसकी ये लिमिटेशन है कि ये तीनों चीज पॉइंट अगर उसमें रहेगा, या नॉन लीनियर हुआ कंपोनेंट, या मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स हो, या यूनिलैटरल ये तीनों रहेगा, तब तो हमारा ये अप्लीकेबल नहीं रहेगा, तब हम ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल तब अप्लाई करेंगे जब ये हमारा लीनियर हो और ओनली वन वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स हो, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या वो करंट सोर्स हो, ठीक है। और इसमें केवल और केवल तब अप्लाई करेंगे जब इसमें अप्लीकेबल बाईलैटरल एलिमेंट हो, ठीक है। तो ये तीनों रहेगा, तब तो हमारा ये जो हम अभी आपको बताए तीनों, ये तीनों रहेगा, तभी हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे अप्लाई करेंगे। अगर ये तीनों रहा इसमें, नॉन लीनियर, मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स, यूनिलैटरल, तब ये अप्लीकेबल हमारा नहीं रहेगा। इसमें हम ये ऐसी कंडीशन रहेगा तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए एप्लीकेशंस हम देखेंगे कि इनके रेसिप्रोसिटी थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या 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 हैं। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम की एप्लीकेशंस जो सिंप्लीफाई नेटवर्क एनालिसिस, सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना रहेगा नेटवर्क एनालिसिस को, ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। और सेकंड है इसके पॉइंट की यूज्ड इन चेकिंग द बिहेवियर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड टू पोर्ट नेटवर्क्स, मतलब इसके सबसे पहले यूज करेंगे, चेक करेंगे इनके बिहेवियर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स और उसके टू पोर्ट नेटवर्क को हम यूज करेंगे, चेक करेंगे कि अप्लीकेबल है कि नहीं केबल है, और बिहेवियर इनके सेम है या नहीं। और ये टू पोर्ट नेटवर्क में भी ये अप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें भी टू पोर्ट नेटवर्क का भी, ये जो टू पोर्ट हमारा नेटवर्क है इसमें भी सेम प्रोसेस होता है जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम का होता है। कि जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम में हमें ये है कि फर्स्ट ब्रांच में वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हमारा अगर एक इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो उसके हेल्प से हम सेकेंड वाले ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा I1 या I2, दोनों को रिप्लेस करके हम I1 और I2 को फाइंड करते। वैसे ही सेम ये टू पोर्ट नेटवर्क में भी हम करते, तो इसलिए टू पोर्ट नेटवर्क में भी सेम प्रोसेस होता है, ये भी रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए। तो इसलिए हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम को भी एप्लीकेबल है हमारा, कि हम टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए यूज कर सकते हैं इसमें। तो इसमें यही है कि यूज इन चेकिंग द बिहेवियर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड टू पोर्ट नेटवर्क्स, इसमें जो बिहेवियर है मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट में और टू पोर्ट नेटवर्क में, तो उसको हम चेक करेंगे, यूज करेंगे, उनके बिहेवियर को देखेंगे, तब जाके हम उसे यूज करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे सर्किट में सॉल्व करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन पाथ इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो इसमें वेरिफिकेशन जो है ट्रांसमिशन पथ्स और इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में जो जितने भी उनके पथ हैं ट्रांसमिशन के लिए, उनको वेरीफाई करेंगे, उस पर हम देखेंगे कि सब करेक्ट है या नहीं। और हमें केवल वन इंडिपेंडेंट सोर्स उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। जो जो कंडीशंस हैं उन सभी को हम ध्यान रखते हुए सॉल्व करेंगे फिर आगे चल के, ठीक है। तो ये हमारी लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस इतना ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ हमें करनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसमें हम प्रूफ करेंगे। तो इसमें प्रूफ में हमें क्या चीज़ करना रहेगा, जैसे हमने प्रोसीजर में हम देखे कि प्रोसीजर में हमने टू सर्किट को लेके हम सॉल्व किए। सबसे पहले जो सर्किट हम लिए थे समझने के लिए, तो उसमें हमने एक वोल्टेज सोर्स को देखा, जो वोल्टेज सोर्स को हम था वो, उसकी वजह से हम सेकेंड वाले ब्रांच में करंट को फाइंड किए। फिर उसके बाद हम रिप्लेस कर दिए वोल्टेज सोर्स को अदर ब्रांच में, और अदर ब्रांच के हेल्प से फर्स्ट वाले ब्रांच में हम करंट को फाइंड किए थे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस इसमें हम सारे जो प्रोसेस है इसमें प्रूफिंग में लाएंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है, ये हमारे एक सर्किट है जिसे हम फाइंड किए। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखना रहेगा
कि इसमें 2 ब्रांचेस होनी चाहिए, तो हमने एक यहाँ पे 1 पॉइंट मान ली, यहाँ पे 2 पॉइंट मान ली, एक गेस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है, तो ये हमारा अप्लीकेबल है। और इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें ये चीज़ देखना है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट सोर्स है या नहीं। तो इसमें एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है और कहीं पर भी हम इसमें चेक करेंगे तो हमें कहीं पर भी इंडिपेंडेंट सोर्स और कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा तब अप्लीकेबल होगा क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा अधिक रहेगा तो ये हमारा रिप्लेस नहीं हो पाएगा। इसमें मतलब इसकी जो कंडीशन है उसे फुलफिल नहीं करेगा अगर मल्टीपल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स इसमें कुछ भी प्रेजेंट हो। तो इसमें केवल यही चीज़ है कि ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। और उसके बाद ये इसमें हम एलिमेंट्स में देखेंगे कि हमारा बाईलैटरल है या यूनिलैटरल है। तो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इस ब्रांच में यहाँ भी रेजिस्टेंस है और यहाँ भी रेजिस्टेंस, और उसके अलावा हमें इस ब्रांच में कुछ भी और एलिमेंट्स नहीं दिख रहा है। तो हमारा ये रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा बाईलैटरल हो गया, ठीक है। अगर इसमें इंडक्टर या कैपेसिटर ये तीनों भी रहता है तो भी ये हमारा बाईलैटरल ही रहता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पे अगर ट्रांजिस्टर या डायोड अगर हमें फाइंड होता तब तो ये अप्लीकेबल नहीं रहता, तो हम यहाँ पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो इसमें ये भी चीज़ नहीं है, इसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा अप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये हमारी जो सर्किट है, ये हमारी जो सर्किट है वो हमारी फर्स्ट एक सर्किट हो गया जिसमें हमें फाइंड हो गया कि वन इंडिपेंडेंट सोर्स है, एलिमेंट है, जो एलिमेंट हमारे वो बायलैटरल है क्योंकि इसमें यूनिलैटरल नहीं प्रेजेंट है, और ये 2 ब्रांचेस इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो 3 पॉइंट इसमें हमें फाइंड हो गया है। तो ये हमारा एप्लीकेबल है रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे अदर ब्रांच के लिए। तो इसमें हम ये पहले से ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए पहले से यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए सर्किट को। ये जो वोल्टेज सोर्स है हमारा, आपको समझाने के लिए, क्योंकि ओनली यही सर्किट को लेके हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट सेम प्रोसेस करेंगे तो ये सर्किट को लेके हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सर्किट को आपको पहचानने के लिए, समझने के लिए एक पास में सर्किट को किए हैं ताकि आप इनको डिटेल में समझ जाइए, कुछ मिस्टेक ना हो। तो इसमें हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम यही कह रहा है कि यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम, इसके वजह से यहाँ पे हम जो करंट है उसे हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे जैसे हम वोल्टेज सोर्स है, इसमें हमारी करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है। I1 की वजह से यहाँ पे 2 ब्रांचेस में हमारा ये डिवाइड हो गया करंट। यहाँ पे जो इस ब्रांच में जा रहा है I2 के साइड, वो I2 हमारा हो गया R2 के साइड, और जो R3 के साइड है वहाँ पे I3 हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम इस ब्रांच जो वोल्टेज के हेल्प से जो इस ब्रांच की जो करंट को फाइंड करना है, इस ब्रांच की करंट को जो फाइंड हमको मस्ट है कि इसी ब्रांच की करंट को हमें फाइंड करना है। तो इस ब्रांच के करंट में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है I2 हो रहा है, ठीक है। तो ये वोल्टेज के हेल्प से ये जो करंट को हम जो फाइंड करेंगे, ये यहाँ पे हम I2 को फाइंड करेंगे। तो कैसे कैसे फाइंड करेंगे, इसके नेक्स्ट हम नीचे के सारे प्रोसेस इसमें हम देखेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, जब वोल्टेज सोर्स हमारा यहाँ पे तो इसको हम प्लेस्ड कर देंगे अदर प्लेस पे, मतलब सेकंड वाले ब्रांच पे। तो सेकंड वाले ब्रांच पे जब यहाँ पे हम प्लेस्ड कर दिए वोल्टेज को, तो हमारा वोल्टेज यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे नेम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे जो करंट हमारे इसमें फ्लो हो रहा है I2 हो रहा है, तो I2 को हम इधर के साइड में अदर डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें I2 हमारे यहाँ से फ्लो होगा 2 ब्रांचेस में, ये भी डिवाइड होगा सेम। तो यहाँ एक डिवाइड हुआ, एक यहाँ डिवाइड हुआ, ठीक है। मतलब सर्किट हमारा सेम ही रहेगा, सारी एलिमेंट वगैरह जो भी कुछ रहेगा इसमें सब कुछ सेम अपने ही प्लेस पे रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स, मतलब जो इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा उसी सोर्स को ही लेके हम बस प्लेस करेंगे दूसरे ब्रांच में और सेम प्लेस पे। अगर यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स दिया सपोज, तो यहाँ पे ही वोल्टेज सोर्स को हम प्लेस करेंगे, मतलब फर्स्ट ब्रांच से चेंज करके सेकंड ब्रांच में यहाँ पर ही लाएंगे हम। मतलब जिस ब्रांच पे जो चीज रहेगा उसी ब्रांच पे उसी के सामने ही लाके हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें यहाँ पे इस सर्किट में हमें यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया है, तो अदर वाले जो सर्किट रहेगा तो उसी प्लेस पे हमारा रहेगा, बस उसके जो सामने प्लेस पे रहेगा। तो जैसे यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स इस प्लेस पे है, तो अदर वाले सर्किट में हमारे इस प्लेस पे आ जाएगा, मतलब उसके सामने वाले ब्रांच पे ही रहेगा, उसी प्लेस पे। और उसके बाद जितने यहाँ पे R1 R2 R3 जो भी
एलिमेंट है वो अपने ही प्लेस पे ही रहेगा, वैसे ही सेम इसमें भी अपने ही प्लेस पे रहेगा। केवल और केवल हम वोल्टेज को या करेंट रहा तो यही दोनों के प्लेस को ही चेंज करेंगे, और उसके बाद ये जो भी चीज़ें रहेगा बाकी सब की सब सेम अपने प्लेस पे रहेगा। तो ये हम देख लिए वोल्टेज सोर्स को इसमें हम रिप्लेस कर दिए, ठीक है। और इसमें जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है I2, क्योंकि यहाँ पे I2 यहाँ से करंट फ्लो जा रहा है, तो यहाँ से जो करंट हमारा फ्लो होगा ये 2 ब्रांचेस में हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 डैश हो जाएगा, यहाँ पे I3 डैश हमें इमेज कर लिए कि हमने मान लिया कि यहाँ पे जो करंट है ये I1 डैश है, यहाँ पे जो नीचे के साइड ब्रांच में फ्लो हो रहा है वो हमारा I3 डैश करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें हमने ये माना क्योंकि सेम अगर हम करंट को सेम मेंशन करेंगे तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि सेम वैल्यू आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हम उसी चीज़ को बस उस चीज़ से डिनोट किए हैं। जैसे यहाँ पे I1 है तो इसे हम I1 डैश के नेम से डिनोट कर दिए, यहाँ पे I2 है तो यहाँ पे I2 डैश के नेम से, यहाँ I3 तो I3 डैश के नेम से हम यहाँ पे करंट को मेंशन कर दिए, ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज सोर्स हमारा I1 की वजह से I2 I3 2 ब्रांचेस में हमारा डिवाइड हो रहा है जो हम फाइंड किए, और यहाँ पे I2 की वजह से जब हम वोल्टेज सोर्स को चेंज कर दे तो यहाँ से ही हमारी करंट फ्लो होगा, अदर ब्रांच में जाएगा। जो अदर ब्रांच में हमारी करंट फ्लो हो रहा है तो वो 2 ब्रांचेस में हमारी डिवाइड हो रहा है, I1 एंड I3 में। तो उसके बाद जो ये ब्रांच से हमें फाइंड जो करना रहेगा इस ब्रांच के लिए, तो I1 डैश हमारा करंट यहाँ पे फाइंड हो रहा है, तो I1 डैश को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ये वोल्टेज सोर्स की वजह से। तो इसमें हमें I2 को फाइंड करना रहेगा और इसमें I1 डैश को। जब ये I2 और I1 डैश की जो दोनों की वैल्यू हम जब किसी भी तरीके से ओम्स लॉ के हेल्प से इसमें फाइंड करेंगे, कोई भी इसमें जो भी वैल्यूज हमें फाइंड करने के लिए कंडीशन अप्लाई करना रहेगा वो सब कंडीशन को अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे हमने जितने भी फर्स्ट लेक्चर में जितने भी थ्योरम्स पढ़े, केवीएल केसीएल या जो भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, या नोडल मेश एनालिसिस या जो भी वगैरह आपको जो भी इजी करे इसको फाइंड करने के लिए, वो चीज़ को आप इसमें अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें ओम्स लॉ सभी के लिए एप्लीकेबल है, जो भी थ्योरम्स हम पढ़ेंगे सभी में ही ओम्स लॉ के हेल्प से हम करंट या वोल्टेज को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें इसी के हेल्प से हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों के यहाँ के लिए I2 को हम फाइंड करेंगे और इस सर्किट के लिए I1 डैश को हम फाइंड करेंगे करंट, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या दोनों की वैल्यू हमारी सेम आ रही है या नहीं आ रही है, तो उनको हम जानेंगे। जब सेम वैल्यू आएगा तो हमारी ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्रूफ होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब प्रूफ नहीं होगा तो जब वैल्यूज चेंज आएगा तो। लेकिन इसमें मोस्टली ये है कि अगर हम रेसिप्रोसिटी मतलब इसकी जो वोल्टेज सोर्स को जो चेंज कर रहे हैं अदर प्लेस पे, इसी को ही हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी। तो जो ये चेंज हो रहा है तो इसी को सॉल्व करने पे जब सेम आ जाता है तो समझ लीजिए कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई हुआ, तो ये प्रूफ हो गया, तो हमारा ये एप्लीकेबल हो गया रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो सेम हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 सर्किट है, हमें जो भी इसमें वर्क करनी है काम करना है वो हम आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें हम क्या काम करेंगे कि 1 सर्किट लेंगे, ये सर्किट को लेके हम पहले पूरे को इसमें वैल्यू को फाइंड करेंगे कि कैसे कैसे हम वैल्यू को इसमें हम फाइंड करके इसमें निकाल रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ प्रोसेस हम किए। तो सबसे पहले हम इसमें प्रूफ करने के लिए सर्किट 1 को लेंगे और उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। जब सर्किट 1 को लेकर डिटेल में सॉल्व करेंगे और उसके सर्किट को भी हम जब इसमें फाइंड कर लेंगे, तो उसके बाद जब इसमें I2 को हमें फाइंड करना है फर्स्ट सर्किट में, तो I2 को जब इसमें हम सर्किट से फाइंड कर लेंगे तो फिर उसके बाद वो हम उतने तक रुक जाएंगे। फिर उसके बाद सेम सेकेंड सर्किट को लेंगे, सेम प्रोसेस उसमें भी करेंगे। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस करने के बाद I1 डैश जो है, जो सेकेंड वाले ब्रांच में जो भी करंट फ्लो होगा, जैसे यहाँ पे एक हमारी I2 करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच पे, और इस ब्रांच पे जो I1 डैश हमारा करंट हो रहा है, क्योंकि हमको सेकंड मतलब ये वोल्टेज सोर्स की वजह से जो सेकंड वाले ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है उसी को ही हमें इसमें फाइंड करना है। यही हमारे रेसिप्रोसिटी थ्योरम को कह रहा है कि हमको जो फर्स्ट वाला ब्रांच है उसी के हेल्प से हमें अदर वाले ब्रांच में करंट को फाइंड करना है। तो इसीलिए हम इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा उसे ही फाइंड करेंगे। जैसे इसमें हमें फ्लो हो रहा है I2, तो इससे हमें फाइंड करना है। तो फिर उसके बाद दोनों के जो करंट रहेगा उन दोनों को हमें कंपेयर करना रहेगा, ठीक है।
तो इसमें हम ये जो फर्स्ट वाले सर्किट है इसे लेके पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करने के बाद फिर ये नेक्स्ट सर्किट लेके फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट हम करते हैं प्रूफ करने के लिए। तो हमने ये सर्किट को लिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसे हमें प्रूफ करने के लिए ये सर्किट को भी लेके हमें प्रूफ करना रहेगा, क्योंकि दोनों को हमें रिप्लेस करना है सर्किट को। तो इन दोनों में हम वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस किए हैं, ठीक है। तो पहले ये सर्किट को लेके प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद ये सर्किट को लेके प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रूफिंग। तो सबसे पहले हमने ये सर्किट को लिए और इस सर्किट में हमें सब कुछ अप्लीकेबल, इसमें हमें पता चल रहा है कि इसमें वोल्टेज सोर्स एक इंडिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है और रेजिस्टेंस इसमें 3 है, R1, R2 एंड R3। और ये जो हमारी तीनों रेजिस्टेंस है ये हमारी यूनिलैटरल है और इसमें 2 ब्रांचेस है, जिसे 0.1 एंड 0.2 हम इसे गेस कर लेते हैं। यहाँ पे 1 दे देते हैं या 0.1 या 0.2 आप दीजिए, या फिर आप ए और बी पॉइंट के नेम से आप मेंशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको सुटेबल हो आप वैसे ही आप एक मतलब एक मान सकते हैं कि ये पॉइंट को हम ये चीज से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें 1 और 2 के पॉइंट के नेम से मेंशन कर दिए। तो इसमें ये 1 पॉइंट में हमारी जो वोल्टेज सोर्स है, तो इसे वोल्टेज सोर्स में हमारा जो इसके हेल्प से जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये हम इमेज की I1 यहाँ पे हमारी करंट फ्लो हो रहा है। ये I1 की वजह से ये 2 ब्रांचेस यहाँ पे आ रहा है जो डिवाइड हो गया हमारा करंट। तो स्ट्रेट जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा, ये I2 फ्लो हो रहा है R2 के साथ, और यहाँ पे R3 के पास जो हमारी करंट फ्लो हो रहा है वो I3 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो I2 करंट ही यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो ये जो I2 करंट है इसे को ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको पहले ही इन्फॉर्म किए हैं कि प्रूफ ये सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए कोई भी चीज़ के लिए नोडल मैथ्स एनालिसिस, केवीएल, केसीएल, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, या जो आपको जो भी मेथड सुटेबल लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के हेल्प से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो R इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी R2 एंड R3 है, तो इसकी फार्मूला ये है ना, 1/R1 इज इक्वल टू, इसकी जो फार्मूला हमें है 1/ टोटल R इज इक्वल टू मेंशन कर लेते 1/ प्लस, ठीक है। इसे हम अपने से एक इमेज कर लेते हैं कि ये जो R2 है हमारा ये है, R3 हमारा ये है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ये हमारा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हमारा है R3 और R2, तो उसको हम R इज इक्वल टू फॉर्मूला को R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारी 1/R है, तो 1/R को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे R आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद R2 एंड R3 को एक दूसरे के क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। R2 को यहाँ पे करेंगे तो R2 आएगा, इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो R3 आएगा। तो इन दोनों हो जाएगा हमारा R2 इंटू R3 अपॉन में R2 प्लस R3, मतलब R3 प्लस R2 आ रहा है, लेकिन इनको हम एक इजी टर्म में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं कि देखने में अच्छा लगे, तो R2 प्लस R3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो इन्हीं को ही हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू को फॉर्मूले के हेल्प से, और इसमें हम क्या काम किए हैं, यहाँ पे पुट कर दिए। और इसके बाद ये दोनों की जो सीरीज, ये दोनों की जो पैरेलल कॉम्बिनेशन, उससे हम सॉल्व करने पे यहाँ ले आए। और फिर उसके बाद ये जो हमारा होने के बाद ये सीरीज में आ जाएगा हमारा, जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे R1 है, तो ये R1 और यहाँ पे जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे R, तो ये दोनों की वैल्यू जो हमें मिलेगा वो हमारा सीरीज में हो जाएगा।
तो इसीलिए R1 को हम डायरेक्ट यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो हमारी ये जो वैल्यू हमें जो फाइंड होगा, मतलब इतने प्रोसेस के बाद, यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट किए क्योंकि इतना आपको आनी चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है, तो इनको हम थोड़ा स्किप कर दिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम, थोड़ा इजी और शॉर्टकट हो जाता है, लेंदी ये नहीं रहता। तो सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से हमने इसे फाइंड किया, R इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, इससे हम इसके हेल्प से हम फाइंड कर लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद सीरीज को हम इसमें ऐड कर दिया R1 को, तो ये हमारा हो गया R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, ये स्टेप हो गया। अब इसके बाद इसे सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जो हमें फाइंड हुआ, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 R3 अपॉन में R2 प्लस R3, इतना हमें फाइंड हुआ। तो इसी सर्किट के हेल्प से फिर हम ये जो R2 प्लस R3 इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा R1 यहाँ पे साइड में हम कर दिए, R2 प्लस R3 को ब्रैकेट में कर दिए, ठीक है, प्लस R2 इंटू R3 को हम प्लस के साइन के साथ यहाँ पे नोट कर दिए, अपॉन में R2 प्लस R3 यहाँ पे हम नोट कर दिए। इसकी मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। तो उसके बाद इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि R1 को ये R2 प्लस R3 में हमको मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो R इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, R1 इंटू R2 हो जाएगा, प्लस की साइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी प्लस की साइन, यहाँ भी प्लस की साइन, अगर माइनस रहता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है नहीं, यहाँ पे प्लस की साइन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, R1 प्लस R1 जो प्लस में है तो यहाँ पे प्लस की साइन, R1 इंटू R3 यहाँ पे लिख दिए, फिर प्लस R2 इंटू R3 है, तो इसे सेम हम नोट करेंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई केवल यही दोनों में ही करना है R1 का, तो इसमें हम कर दिए, अपॉन में R2 प्लस R3 हम सेम नोट कर लिए। फिर इतना हमें रेजिस्टेंस टोटल फाइंड हो रहा है, तो इसके बाद हमें क्या फाइंड करना रहेगा, करंट को फाइंड करना रहेगा। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R, हम ये ओम्स लॉ के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ये जो हमें I1 इसमें करंट को जो फाइंड करना है, ये जो हमारी I1 करंट है इसे हमें फाइंड करना है, तब जाके हम पूरी टोटल इसमें हम फाइंड कर पाएंगे करंट को, ठीक है। I2 को हम तब जाके फाइंड करें, पहले टोटल रेजिस्टेंस के हेल्प से हम I1 में मतलब करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस पहले हम यहाँ पे फाइंड कर लिए। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद अब इसमें हम देख रहे हैं कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, तब तो हम उसको डिवाइड करके अदर में फ्लो कराएंगे। तो इसमें टोटल करंट कितना फाइंड हो रहा है, इसलिए हम I1 इज इक्वल टू V अपन R के ये जो फॉर्मूला है ओम्स लॉ के, इनके हेल्प से हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो I1 इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा V अपन R के लिए V ही रहेगा क्योंकि वोल्टेज की इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम इसमें कुछ वैल्यू को फाइंड करते तो वहाँ पे यहाँ पे इसके प्लेस पे हम मेंशन करते, ठीक है। तो अभी V ही है तो V को V ही लिखे, और रेजिस्टेंस में जो हमारी R है, R में हम इसमें क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस हमें इतना सारा फाइंड हुआ है इसे ही यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस हमारा R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन में R2 प्लस R3, ये है, इन सभी को हम यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। पुट करने के बाद हमें इसमें क्या करना रहेगा कि ये जो नीचे की जो वैल्यू है इसको हम लेके ऊपर ये सॉल्व करने के लिए कर देंगे, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि I1 इज इक्वल टू V अपॉन ये जो R2 प्लस R3 इसको हम ऊपर कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा V के साथ, तो ब्रैकेट में हम R2 प्लस R3 कर देंगे क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से हम इसे ब्रैकेट में कर दिए, मतलब साथ में मल्टीप्लाई ना करने की वजह से इसे कॉमन निकाल लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो R2V इंटू R3V हो जाएगा हमारा, तो हम साइड में इसे लिखे तो इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। और उसके बाद अपॉन में R1 इंटू R2 प्लस की साइन R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3, इनको हम सेम यहाँ पे जैसे है वैसे ही नोट कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद जब इतना हमें I1 फाइंड हो जाएगा, ठीक है, टोटल करंट हमें फाइंड हो गया कि इसमें टोटल करंट कितना है, फिर उसके बाद हम इसमें क्या नेक्स्ट स्टेप करेंगे, बाई अप्लाइंग करंट डिवीजन रूल। तो इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, I2 को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो I2 को जब हमें फाइंड करना है, टोटल करंट हमें मिल गया है, तो हम इसके हेल्प से
हम इसमें I2 को फाइंड करेंगे करंट डिवीजन रूल के हेल्प से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही इसमें देखेंगे कि जब इसमें हम I1 इसे हम फाइंड कर लिए, टोटल करंट हमें मिल गया और टोटल रेजिस्टेंस के हेल्प से हम टोटल करंट को फाइंड कर लिए। टोटल करंट को जब फाइंड कर लेंगे तो टोटल करंट के हेल्प से हम अब इसमें करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। करंट डिवीजन रूल जब अप्लाई कर लेंगे तो I2 को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब करंट डिवीजन रूल जो है यहाँ पे हम अप्लाई किए, तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे के स्टेप्स देखते हैं। जब करंट डिवीजन रूल में हम इसे अप्लाई कर दिए तो I2 इज इक्वल टू, I2 को हमें फाइंड करना है, तो I2 इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू अदर के वो रेजिस्टेंस रहता है हमारा ना, तो मतलब R2 पे हमें फाइंड करना है तो इसमें डिवीजन रूल लगाएंगे। तो अदर वाली जो करंट रहता है उसको हम अपर में लिखते हैं और बाकी दोनों को ऐड करके नीचे लोअर साइड में लिखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपर साइड में हमारा ये I3 हो जाएगा, क्योंकि I2 जो हम फाइंड करें उसके सामने वाले ब्रांच का, नेक्स्ट वाले ब्रांच का हमें डिवीजन रूल में रेजिस्टेंस को चाहता है, और अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस रहेगा दोनों के। ब्रांच 1 जो रेजिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है R3 R2 के बीच में फाइंड कर रहे हैं, तो R3 और I2 दोनों को लेके हम ऐड कर दिए, ठीक है। तो जब दोनों को लेके हम ऐड कर दिए तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, I2 इज इक्वल टू I1 जो हम इसके पहले फाइंड किए हुए हैं, वो I1 की वैल्यू को के प्लेस पे हम ये जो I1 टोटल फाइंड किए उसे हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो टोटल करंट हमारा जो है I1 V इंटू R2 प्लस R3 अपॉन में R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3, ये हमारा है वैल्यू। तो I1 के प्लेस पे इसे हम फाइंड, जो I1 की वैल्यू है इसे हम पुट कर दिए। फिर सेम ये जो वैल्यू है इसे हम यहाँ पे पुट कर दिए R3 अपॉन R2 प्लस R3। अब इसे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों को हम कट कर देंगे, इसे हम कैंसिल कर देंगे। जब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचा क्या, V इंटू R3 अपॉन में इतना, ठीक है। तो इसके में जो ये चीज़ है तो इसे हम कैंसिल कर दिए, तो इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, I2 इज इक्वल टू V नोट कर देंगे और मल्टीप्लाई में सारा है चारों ये, तो R3 को हम सेम यहाँ पे नोट कर देंगे। फिर अपॉन में हमारा R1 इंटू R2 प्लस की साइन R1 इंटू R3, ठीक है, प्लस R2 इंटू R3 ये, तो इसे हम यहाँ पे सेम नोट कर दिए। तो हमें ये जो टोटल करंट I1 की वजह से I2 को हम फाइंड कर लिए, जो इस ब्रांच में करंट हमारा I2 फ्लो हो रहा है। तो मतलब ये जो I2 हमारा फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में करंट, I1 का जो हाफ रहेगा वो इतना करंट हमें हाफ इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो I2 को हम इसमें इस ब्रांच में जो I2 हमारा जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है उसे हम यहाँ इसके वजह से, टोटल करंट की वजह से इसे हम फाइंड कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देन अगेन सेम प्रोसेस फॉर अदर सर्किट। मतलब I1 के लिए I1 टोटल करंट हम तो फाइंड कर लिए ब्रांच 1 में, जब वोल्टेज सोर्स हमारा यहाँ पे था, जब वोल्टेज सोर्स हमें ये फाइंड हुआ तो इसके हेल्प से जो अदर ब्रांच में हमारी करंट जो I2 फ्लो हो रहा है उसे हम फाइंड कर लिए। अब सेम प्रोसेस नेक्स्ट जो हमने प्रूफिंग के टाइम पे देखे कि जो सर्किट हम 2 सर्किट वहां पे लिए थे, एक वोल्टेज सोर्स फर्स्ट ब्रांच में था और एक वोल्टेज सोर्स सेकंड ब्रांच में था, सेकंड वाले नेटवर्क में, मतलब सेकंड वाले सर्किट में। तो उसमें हम ये देखें कि जब सेकंड वाले सर्किट में हमारी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स फाइंड था और फर्स्ट वाले में यहाँ, तो फर्स्ट वाले सर्किट का हम वैल्यू जो अदर ब्रांच के लिए करंट में जो फ्लो हो रहा है उसको हम फाइंड किए, तो हमारी टोटल जो I2 करंट फ्लो हो रहा था वो हम I2 की वैल्यू को इतना फाइंड कर लिए ये फर्स्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से। अब सेम प्रोसेस अगेन करेंगे नेक्स्ट वाले सर्किट के लिए। तो नेक्स्ट वाले सर्किट में हमारी जो वोल्टेज सोर्स था उसको हम इस सेकंड वाले ब्रांच में रिप्लेस कर दिए, और उसके बाद इसमें जो करंट सोर्स हमारी ये जो फ्लो हो रहा है ये इसके वजह से अदर वाले ब्रांच जो फर्स्ट ब्रांच है फर्स्ट पॉइंट का, उसमें हमारे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो ऐसे हमारी करंट फ्लो हो रहा है सेकंड वाले ब्रांच में, तो मतलब जो सेकंड वाले ब्रांच में जो करंट फ्लो जो भी रहेगा जिस चीज से हम मेंशन करेंगे उसी को हमें फाइंड करना रहेगा। तो I2 को हम फाइंड कर लिए, इसकी ये वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। इसको हम एक प्लेस पे अभी शिफ्ट कर देंगे, अभी रखे हैं।
जब ये सेकंड वाले सर्किट को हम सारा इसमें लेके सॉल्व कर लेंगे तब उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो अभी इसकी बारी है कि अभी वाली सर्किट को हम सेम सॉल्व करेंगे कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो जैसे इस वाले सर्किट में I1, I2, I3 हमारी करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा I1 जो अदर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। तो वैसे ही सेम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है हमारा, इसकी वजह से हमारी जो करंट फ्लो हो रहा है I2 डैश, ये आया हमारा 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया हमारा करंट। तो नीचे के साइड जो ब्रांच में हमारी जो करंट फ्लो हो रहा है I3 डैश ये हो गया, और यहाँ पे जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है I1 डैश हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे के स्टेप्स को देखेंगे। जब ये हमारी करंट फ्लो हो गया तो इसको भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। तो इसमें भी हम सेम वही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को लगा के ही सॉल्व करेंगे। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारी 1/R इज इक्वल टू, मतलब इसे हम टोटल R कह सकते हैं, 1/R3 प्लस 1/R1, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मूला हो गया। तो इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और उसको एक अच्छे वेव में लिखने के लिए हम नोट करेंगे, तो R1 इंटू R3 अपॉन में R1 प्लस R3। इसको थोड़ा क्लीन और कर देते हैं कि और देखने में अच्छा लगे और आपको समझ में आए, ठीक है। तो इसमें हम 1/R1 इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R1, क्योंकि ये R1 और R3 जो हमारे ये पैरेलल में है, तो इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम सॉल्व करेंगे, फिर इनकी जो वैल्यू आएगा उसके साथ में हम इसे ऐड कर देंगे तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा हमारा। तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/R1 R इज इक्वल टू, मतलब टोटल R इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R1, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्रॉस R1 इंटू R3 अपॉन में R3 प्लस R1 हो जाएगा। तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन देखने के लिए एक अच्छा लुक लगे, इसलिए हम इसमें R1, क्योंकि ये फर्स्ट आता है, इससे R1 को पहले कर दिए, फिर प्लस R3 इसमें हम यहाँ पे अच्छे से इसे कर दिए, यहाँ पे एक लाइन वाइज में, एक लाइन वेव में, और देखने में अच्छा लगे इसलिए इसको ऐसे करके हम नोट कर दिए। फिर इसके बाद ये जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ इसे हम यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सीरीज में हमारा R2 है, तो ये जो इसकी जो वैल्यू आएगा ये हमारा सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, कि यहाँ पे वैल्यू रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम पहले से ही R2 को नोट कर दिए। तो हमारे ये जो R है, R इज इक्वल टू R2 प्लस R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3, ये हमारा अपॉन में इसे हम नोट कर लिए, क्योंकि ये जो वैल्यू हम सॉल्व किए उसको ही यहाँ पे पुट किए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो R2 को हम सेम यहाँ पे नोट करेंगे, R1 प्लस R3 को ब्रैकेट में, फिर प्लस की साइन ये जो है, फिर R1 इंटू R3 अपान में R1 प्लस R3 को इसे हम यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। तो R इज इक्वल टू हमारा ये टोटल वैल्यू इतना आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो R1 प्लस R3 इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे R2 के साथ में। तो इसमें हम सेम प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, R इज इक्वल टू R2 इंटू R1, क्योंकि प्लस की ही साइन है तो प्लस प्लस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 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 रहेगा। फिर R2 का R3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 इंटू R3 हमारा यहाँ पे आ गया, फिर प्लस ये जो सेम है R1 इंटू R3 इसे हम सेम नोट कर दिए। फिर यहाँ पे R1 प्लस R3 अपॉन में है तो इसे हम सेम अपॉन में यहाँ पे नोट कर दिए, क्योंकि हमको केवल मल्टीप्लाई इसमें हम इसमें किए इस स्टेप में। फिर जब ये हमें टोटल R इतना हमें फाइंड हो गया, तो इसमें सेम प्रोसेस करेंगे, I-2 को हम फाइंड करेंगे। मतलब इसमें हमें क्या करना है, ये जो I-2 है ये हमारी टोटल करंट है, टोटल करंट इसमें हमारा कितना फाइंड हो रहा है पहले उसको हम फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद में I1 जो हमें ये जो I1 है इसे जो इसमें जो फ्लो हो रहा है तो उसको कितना इसमें फ्लो रहेगा,
टोटल करंट का, तभी इसमें हाफ करके हम इसमें जानेंगे कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जब टोटल रेजिस्टेंस को हम इसमें से फाइंड कर लिए कि कितना हमें इसमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल करंट हमें चाहेगा। तो टोटल करंट हमारा I2 डैश यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की वजह से फ्लो हो रहा है, तो टोटल I2 डैश को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ओम्स लॉ के हेल्प से। तो I2 डैश इज इक्वल टू V अपन R हो गया। V हमारा सेम, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इसमें, तो V को V ही रखेंगे। अगर वैल्यू रहता है तो उसके प्लेस पे हम यहाँ पे V के प्लेस पे वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं, ठीक है। अगर जैसे हम मान लेते कि अभी एग्जांपल के लिए हम 10 वोल्टेज सोर्स लिए, तो यहाँ पे 10 वोल्ट यहाँ पे पुट कर देते, लेकिन इसमें हम अभी लिए नहीं है, केवल यहाँ पे V ही हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे केवल V को ही हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो I2 डैश इज इक्वल टू V अपन R हो गया। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे कि I2 डैश जो हमारे ये है, यहाँ पे हम जो टोटल रेजिस्टेंस है इसके प्लेस पे हम टोटल रेजिस्टेंस को पुट करेंगे, V के प्लेस पे V ही रखेंगे। तो I2 डैश इज इक्वल टू V अपॉन R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3 अपॉन में R1 प्लस R3, ये हो गया। तो उसके बाद सेम प्रोसेस हम करेंगे, इसकी जो हम यहाँ पे जो नीचे वाला है इससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर के साइड में, ठीक है। तो ऊपर के साइड में हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे थोड़ा अच्छा और कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर के साइड में हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे क्या करें, I2 डैश इज इक्वल टू V, ब्रैकेट में हम इसे सेम कर देंगे क्योंकि R1 प्लस R3 है, क्योंकि अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो VR1 प्लस VR3 हो जाएगा, तो इसको हम कॉमन निकाल के एक साइड में कर दिए, तो V ब्रैकेट में R1 प्लस R3 हमारा हो जाएगा, और बाकी नीचे के साइड का जो लोअर प्लेस का जितना वैल्यू वो सेम ही रहेगा। तो इसमें जो लोअर साइड में R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3 ये सेम हमारा रहेगा। फिर उसके बाद जब ये I2 डैश को हम टोटल करंट को यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हम सेम प्रोसेस करेंगे, करंट डिवीजन रूल इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डिवाइडेड में करंट हमको है, तो इसलिए हम इसमें इस सर्किट में करंट डिवीजन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जब हम करंट डिवीजन रूल को इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, I1 डैश इज इक्वल टू टोटल करंट हमारा जो है I2 डैश इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3 हो जाएगा। तो इसमें जो हमारी टोटल जो करंट है I2 डैश है, और हमें फाइंड करना I1 डैश, ठीक है। तो I1 डैश हो गया, तो अपर साइड में हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि जो डिवाइडेड के लिए जो रेजिस्टेंस पे जो करंट हम फाइंड कर रहे हो, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको छोड़ के अदर वाला जो डिवाइड वाला जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम लेंगे अपर साइड में नोट करने के लिए। तो ये करंट डिवीजन रूल का रूल है, तो इसलिए हम इसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे R3 जो अदर वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है, वो अदर वाले रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे अपर साइड में पुट करेंगे, लोअर साइड में टोटल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो इसमें R1 प्लस R3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर दिए, तो हमारा ये टोटल हो गया I1 डैश इज इक्वल टू I1 डैश 2 अपॉन में R3 अपॉन R1 प्लस R3। तो ये हमें करंट डिवीजन रूल हो गया के हेल्प से इसे हम इतनी वैल्यूज को फाइंड किए I1 डैश के लिए। तो इसमें हम I1 डैश को फाइंड करेंगे। तो I1 डैश को फाइंड करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्या है। तो ये जो हमें फाइंड हुआ, तो इसकी वजह से हम I1 डैश को फाइंड करेंगे। तो I1 डैश इज इक्वल टू हो गया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, I2 डैश जो है, I2 डैश जो हमारा ये है, तो इसकी वैल्यू को हमने इसके पहले ही फाइंड की है, जो टोटल करंट हमारा। तो टोटल करंट की जो वैल्यू है यहाँ पे V इंटू R1 प्लस R3 ब्रैकेट में अपॉन में R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3, इससे हम I2 डैश की वैल्यू को पुट कर दिया, और ये जो सारा जो वैल्यू है इसको हम सेम यहाँ पे पुट कर दिए, R3 अपॉन में R1 प्लस R3, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो R1 प्लस R3, ये R1 प्लस R3 दोनों जगह पे ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम कट कर देंगे, इसे हम कैंसिल कर देंगे। तो इसे जब हम कैंसिल कर देंगे, ओनली अपर साइड का ही हम इसे कैंसिल करेंगे, ओनली इसमें अपर साइड का हम ये कैंसिल करेंगे। फिर उसके बाद ये V और ये R3 हमें फाइंड होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में I1 डैश इज इक्वल टू V
ये दोनों हमारी कैंसिल हो गया, तो R3 इंटू वी दोनों के यहाँ पे एक पास में कर दिए, और अपॉन में जो हमारी ये वैल्यू हमें बच रहा है, ठीक है, अपॉन में ये जो वैल्यू हमें बच रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो अपॉन में वैल्यू बच रहा है तो उसको हम सेम पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3, इसको हम सेम यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। तो सेम पुट किए तो हमें यहाँ से I1 डैश फाइंड होगा। ये जो यहाँ की जो वैल्यू, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है I1 डैश, वो हमें यहाँ पे फाइंड हो गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे कि जो हमें I2 और I1 डैश दोनों की जो वैल्यू क्या हमें सेम मिला है या नहीं। अगर सेम मिला है तो हमारी ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम करेक्ट है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा अगर इसकी वैल्यू अगर सेम नहीं आया तो हम इसमें सेम प्रोसेस किए कि सर्किट 1 को पहले फाइंड किए, उसके वजह से टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड किए। टोटल रेजिस्टेंस को जब हम फाइंड कर लेंगे सर्किट के हेल्प से, सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन से फाइंड करने के बाद, फिर उसके बाद हम टोटल करंट को फाइंड किए। जब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए तो उसके बाद टोटल करंट को फाइंड किए। टोटल करंट के हेल्प से हम I2 को फाइंड कर लिए करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके। तो उसके बाद I2 को हम उसमें फर्स्ट सर्किट में फाइंड कर लिए, जो करंट हमारा सेकंड वाले ब्रांच में फ्लो हो रहा था। फिर सेम प्रोसेस किए, जो सर्किट हमारा सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम अदर ब्रांच में रिप्लेस कर दिए, और फिर उसके बाद जो अदर ब्रांच के हेल्प से जो फर्स्ट वाले ब्रांच में जो हमारी करंट फ्लो हो रहा है उसको हमें फाइंड करना था। तो उसको फाइंड करने के लिए हम सेम प्रोसेस उसमें अप्लाई किए कि सबसे पहले वोल्टेज सोर्स को देखें, उसको रिप्लेस कर दिए। फिर उसके वजह से जो करंट सोर्स है उसको सॉल्व करने के लिए हम उसके पहले हम ये किए कि टोटल रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से सॉल्व किए, टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिए। टोटल रेजिस्टेंस जब फाइंड कर लिए तो ओम्स लॉ के हेल्प से हम जो इसमें सेकंड वाले ब्रांच में I2 डैश जो टोटल करंट फ्लो हो रहा था उसको हम फाइंड किए। टोटल करंट फाइंड करने के बाद करंट डिवीजन रूल अप्लाई किए। करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने के बाद हम I1 डैश को फाइंड किए, ठीक है। तो I1 डैश को फाइंड करने के बाद जो वैल्यू हमें आई, ये हमें वैल्यू को मिल गया यहाँ पे। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोसेस में हमें दिया था कि जब फर्स्ट और सेकेंड को हम वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमें कंपेयर करना रहेगा एक दूसरे के साथ में। तो उसके बाद हम देखेंगे I1 डैश और I2, यही दोनों सेकंड वाले ब्रांच पे हमें करंट फ्लो हो रहा था, तो इनको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। I1 डैश इज इक्वल टू I2, तो I1 डैश की जो वैल्यू हमें ये है, I2 की जो वैल्यू है ये हमें मिला। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि I1 डैश की जो वैल्यू है V इंटू R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3, ये हमें I डैश 1 की वैल्यू है। और I2 की जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो हम देखेंगे V इंटू R3 अपॉन में R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3, ये वैल्यू। तो हम देखेंगे अब ये दोनों वैल्यू हमारा सेम है या ही नहीं। तो यहाँ पे अपर के साइड में V इंटू R3 ये हमारी करेक्ट है। तो ऊपर की अपर की साइड की वैल्यू हमें मैच कर रहा था। और नेक्स्ट सेम लोअर साइड की वैल्यू को देखें क्या ये भी मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसमें नेक्स्ट वाले में जो लोअर साइड की जो वैल्यू है R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे मैच कर रहा है R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3, ये दोनों वैल्यू ही हमारा मैच कर रहा है। तो हमारा ये जो वैल्यू है ये हमारा अप्लीकेबल है। मतलब ये हमारा ये प्रूफ हो गया कि जो हम फर्स्ट ब्रांच की जो हमारी करंट है वो हम जब वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दे रहे हैं तो उसकी ब्रांच की जो वैल्यू, दोनों की सर्किट की जो वैल्यू आया वो हमारा सेम हमें फाइंड हो रहा है। उस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमें सेम मिल रहा है वन इंडिपेंडेंट सोर्स के अकॉर्डिंग। एक इंडिपेंडेंट सोर्स जब अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद जब दोनों को अदर ब्रांच पे के पॉइंट पे हम अगर शिफ्ट कर दे रहे हैं वोल्टेज सोर्स, जैसे इसमें हमें है सर्किट में मिला है जो हम सॉल्व किए इसमें, तो उसके हेल्प से हम दोनों को सॉल्व किए तो हमें जो वैल्यू इसमें फाइंड हुआ दोनों ब्रांच की अदर चेंज करने पे, उसकी वजह से जो अदर ब्रांच पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो दोनों की वैल्यू को हम फाइंड किए वो दोनों की जो वैल्यू है वो हमें सेम मिल रहा है। तो ये हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम यहाँ पे अप्लीकेबल हो रहा है और ये हमारी प्रूफ हो गया है कि ये हमारा ये जो वैल्यू ये प्रूफ हो गया
कि ये जो मेथड है ये अप्लीकेबल है इस पर, ठीक है। तो ये हमारी प्रूफिंग है इस मेथड के लिए। तो ये इतना ही है, आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा कि जो हमारी सर्किट है जिसे हम फाइंड किए हैं। तो इसमें आप चाहे ये वोल्टेज सोर्स के लिए भी लेके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जैसे हम इसमें सॉल्व किए, या फिर आप करंट सोर्स के लिए भी लेके सेम प्रोसेस करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये दोनों के लिए आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे ये वोल्टेज सोर्स है, बस यहाँ पे ये करंट सोर्स रहेगा, उसको दो अदर प्लेस पे आप चेंज करके सेम प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के लिए ओम्स लॉ के हेल्प से जो भी मेथड आपको सुटेबल लगेगा वो मेथड आप मतलब लगा के उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेम प्रोसेस, ठीक है। तो हमारी ये प्रूफिंग इतना ही है। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर बनाएंगे तो उसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो उस पर भी हम सेम प्रोसेस लगाएंगे और उस पर हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों के लिए लेके सॉल्व करेंगे। और एसी और डीसी सर्किट तो सेम ही है, वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए हम उसे भी कोशिश करेंगे कि सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, वोल्टेज और करंट सोर्स पे हम दोनों पे सॉल्व करके देखेंगे कि न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों के लिए सही आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हम आज के लेक्चर में हम बहुत अच्छे से इसके रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में हम स्टडी किए, और उसके बाद प्रोसेस इनके सारे देखे, कंडीशंस को भी बहुत अच्छे तरीके से हम समझें, सब कुछ इन डिटेल हम जाने कि कैसे क्या क्या इसकी स्टेप्स हैं, लिमिटेशंस, एप्लीकेशन, सभी के बारे में इसमें जाने। तो इसमें जो जो लिमिटेशन एप्लीकेशंस हैं उन सभी को आप बहुत अच्छे से देखकर आप स्टडी करिएगा। जो है इसमें लिमिटेशन और कंडीशंस उन सभी को फुलफिल करके ही तभी इसमें आप अप्लाई करिएगा, नहीं तो आपके मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को बहुत डिटेल में ये डिस्कशन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको उसमें भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े, सॉल्व आप अच्छे से कर सकेंगे उससे भी। तो प्रूफिंग और ये स्टेटमेंट वगैरह ये सब हम इस लेक्चर में स्टडी कर लिए, इससे हम बहुत अच्छे तरीके से समझे कि कैसे कैसे क्या इनके स्टेप्स है। तो आप इससे बहुत अच्छे से ध्यान से इनके स्टेप्स को देखिए, इनकी प्रूफिंग को देखिए। फिर इसको जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब इसके बारे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उस पर भी बहुत अच्छे से आपको हम एक बार समझा देंगे, रिकॉल कर देंगे इनके प्रोसेस को। फिर उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन के, ताकि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। क्योंकि इसमें हम जान रहे हैं कि आपको थोड़ी सी इशू होगा, क्योंकि बार बार इसको रिप्लेस करने पे आप सोच होंगे कि कौन से करंट को फाइंड करना है, क्योंकि इसमें डबल डबल करंट को हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें बस यही इसमें सेम है कि जो टू इसमें मेश रहेगा, फर्स्ट वाले ब्रांच में इसमें वोल्टेज या करंट सोर्स एक इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा, और अदर वाले ब्रांच में हमें करंट को फाइंड करना रहेगा जो उसके सेम वाले ब्रांच के सामने रहेगा उसी प्लेस पे। और जब टोटल करंट जो फ्लो होगा उसको दो पोर्शन में वो जब डिवाइड हो जा रहा है करंट को, तो जो अदर वाले ब्रांच में जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है तो उसमें उसको हमें फाइंड करना रहेगा इसमें, कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम यही कह रहा है कि अदर वाले ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमें फाइंड करना है। तो इसीलिए हम इसमें सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद तो टोटल करंट को फाइंड कर रहे हैं। जब ये दोनों फाइंड करने के बाद करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके हमें जो ब्रांच के लिए करंट को हमको फाइंड करना है तो उसको डिवाइड करके उस करंट को हम यहाँ पे फाइंड करके, तो उसके बाद सेम प्रोसेस अदर वाले सर्किट में कर रहे हैं, ताकि उसमें जो वोल्टेज को हम रिप्लेस करके अदर ब्रांच के लिए फिर से करंट को फाइंड करें, उन दोनों की जो करंट हम फाइंड किया आधा उन सभी को लेके हम इसमें कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल आ रहा है तो हमारा ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्रूफ करेगा, सेटिस्फाई रहेगा, ठीक है। तो इसमें यही सेम प्रोसेस है। अब न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे, तो आपको और डिटेल में उसे समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।